नमस्कार दोस्तों। तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई थी, आपने देखा होगा कि तालिबान में जितने भी लड़ाके थे उन सबको मिनिस्ट्री में बैठा दिया गया और कहा जा रहा था कि अब मिलिटेंटिज्म जो है अफगानिस्तान के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तालिबान की सरकार भी यही मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि हम बिल्कुल लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहाँ पर चला रहे हैं, सब कुछ जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जो सारी लड़ाइयाँ थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि आपने हमेशा से अफगानिस्तान में कई सारे वॉर लॉर्ड्स को देखा है, कई सारे ग्रुप्स को देखा है। वो पहले सोवियत से लड़ रहे थे, फिर यूएस से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया कि फोर्सेस को वापस बुलाते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार स्थापित होती है अपने तरीके से। वो सारा इमेजेस आपने देखा है। और उसके बाद से 2021 के बाद से ही आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा अटैक अफगानिस्तान में हुआ हो या कुछ हुआ हो वो आपने सुना ही नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जितने भी वॉरलॉर्ड थे जो ये सब चीज़ें करते थे उनको तो मिनिस्ट्री में बैठा दिया गया, तो क्या ही होगा फिर वहाँ पर। लेकिन उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है और तालिबान की मिनिस्ट्री में बैठे हुए, यानी तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर जिसका नाम खलील हक्कानी है, हक्कानी नेटवर्क का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, उसी हक्कानी नेटवर्क से व्यक्ति आता है खलील हक्कानी, जो कि इस समय रेफ्यूजी मिनिस्टर है तालिबान का। उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो भी अटैक हुआ कहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये अटैक काबुल के अंदर उसकी मिनिस्ट्री में घुस करके हुआ। ये सुसाइड बॉम्बिंग थी और ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री को उड़ा दिया गया है, जहां पर ये जो व्यक्ति था खलील हक्कानी, ये वहां पर बैठा हुआ था और इसकी उसमें जान चली जा चुकी है। अब इसको लास्ट टाइम देखा गया था, वो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है इस समय तालिबान की सरकार का, जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी, उसके साथ लास्ट टाइम इसको वेडनेसडे को देखा गया था एक मीटिंग करते हुए, और वो लास्ट उसकी फुटेज है जो पूरी दुनिया के सामने है। और उसके बाद अगले ही दिन ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसमें खलील हक्कानी को मार दिया गया है। अब इससे निकल के क्या आता है कि पहली बार ऐसा, ये एक तरीके की वैसी बात है कि सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात है। बिकॉज तालिबान में घुस करके तालिबान के इतने बड़े, और वो भी तालिबान का एक सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप हक्कानी नेटवर्क के इतने बड़े व्यक्ति को घुस करके एकदम बिल्कुल घर में घुस करके मार देना, ये किसका काम हो सकता है। देखो, यूएस से लड़ रहे थे, सोवियत से लड़ रहे थे, आप इनकी पावर समझ सकते हो। और वो भी एक एक साल नहीं, 10-10 साल लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, तो आप इनकी पावर समझ सकते हो। और कितना इनके पास कितने सोर्सेस हैं वहाँ पर, कितना बड़ा नेटवर्क है इनका, वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उनको घर में घुस करके मार देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस पूरे अटैक को, सुसाइड बॉम्बिंग को क्लेम नहीं किया है। अब निकल करके क्या आता है कौन ये लोग। एक्चुअल में आपने हक्कानी नेटवर्क वाले एक जलालुद्दीन हक्कानी का नाम सुना होगा। ये जो खलील हक्कानी है उसी जलालुद्दीन हक्कानी का भाई लगता था। अब जलालुद्दीन हक्कानी कौन है तो फोटोज में दिखा दूं तो ये है जलालुद्दीन हक्कानी। बिल्कुल देखो, बंदूक लटकाए बैठा हुआ है। और ये एक तरीके से जादरान ट्राइब है, उस जादरान ट्राइब से आते हैं ये लोग। और हक्कानी क्योंकि इनका टाइटल है, बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए हक्कानी नेटवर्क एक पूरा ग्रुप बना लिया जो कि एक मिलिटेंट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप छोटा मोटा मत समझिएगा। इन्होंने पहले शुरुआत में सोवियत से लड़ाई लड़ी। सोवियत से लड़ाई लड़ने के बाद ये तालिबान के साथ मिल करके लंबे समय से काम कर रहे थे। फिर उन्होंने यूएस से भी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद ये जो जलालुद्दीन हक्कानी था उसने बहुत लंबे समय तक सपोर्ट किसको किया है तो ओसामा बिन लादेन जब अपने अलकायदा का नेटवर्क सेटअप कर रहा था तो उसने जलालुद्दीन हक्कानी की हेल्प ली थी, जिस जलालुद्दीन हक्कानी का भी मैंने आपको इमेज दिखाया। अब जलालुद्दीन हक्कानी की डेथ हो जाती है साल 2018 में और उसके बाद उसका बेटा यानी कि सिराजुद्दीन हक्कानी इस पूरे हक्कानी नेटवर्क को संभालने लगता है। और फिर आपको पता है कि 2021 में इनकी चांदी हो गई क्योंकि वहाँ पर तालिबान की सरकार बन गई। अब तालिबान की जब सरकार बनी तो उसका थोड़ा सा नेचर अगर आप समझो तो क्या होता था कि ऐसे हक्कानी नेटवर्क टाइप के बहुत सारे छोटे ग्रुप्स पूरे अफगानिस्तान में काम कर रहे थे जगह जगह पर, जिसकी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। तो ये वॉर लॉर्ड्स थे, ठीक है। अब इन वॉर लॉर्ड्स को अकोमोडेट करना था किसी भी तरीके से, वरना कोई ना कोई तो नाराज़ हो जाएगा। तो सबको किसी तरीके से मिनिस्ट्रीज में अकोमोडेट किया गया। जैसे खलील हक्कानी को अकोमोडेट किया गया, सिराजुद्दीन हक्कानी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसी तरीके से सबको अकोमोडेट करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तालिबान की कि जब आप इतने लोगों को अकोमोडेट करने, कितने को कर लोगे। सब बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, आप जा करके तालिबान की मिनिस्ट्री चेक करना, बहुत लंबी लिस्ट है मिनिस्टर्स की। डिफरेंट उनको सेक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ भी ज़बरदस्ती का बना करके सब मिनिस्ट्री बना करके वो पकड़ा दिया गया है, मतलब बस खुश करने के लिए कि भाई लो तुम्हारे पास भी पावर है, लो तुम्हारे पास भी पावर है। लेकिन आप कितने लोगों को अकोमोडेट कर लोगे। यही चीज़ मैं आपको सीरिया का रेफरेंस दे रहा था ना कि सीरिया में प्रॉब्लम कहाँ पर फंसेगी। अब इतने छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं इतने सारे, और सबके पास हथियार हैं। वो डीमिलिटराइज तो होगा नहीं, सबके पास हथियार हैं। अब वो किसी भी दिन हथियार लेके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये ज़मीन हमारी, यहाँ पर हमारी पावर और ये पूरा देश अलग, अब यहाँ पर हमारी सरकार चलेगी। वो किसी दिन भी खड़े हो जाएंगे। वही प्रॉब्लम अफगानिस्तान के तालिबान में इस टाइम पे आपको देखने को मिल रही है। जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू दैट ओनली।
तो अब ये हक्कानी नेटवर्क ने, आप इसको छोटा मोटा ग्रुप मत समझना, इसने बड़े बड़े कांड किए हैं। जैसे यूएस एम्बेसी के ऊपर जो अटैक हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग थी वो उसमें हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। फिर इंडिया की एम्बेसी के ऊपर जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी काबुल के अंदर, जिसमें बहुत सारे 18 लोग कम से कम मारे गए थे, उसमें भी हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। इसीलिए तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इंडियन मिनिस्ट्री को। हुआ क्या था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमारी बैक चैनल टॉक शुरू करने की कोशिश की थी तालिबान की सरकार के साथ 2022 में, जब वहाँ पर गवर्नमेंट बन गई थी, जस्ट टू एलिमिनेट पाकिस्तान, जस्ट टू मतलब पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, उनका वर्चस्व ख़त्म करने के लिए टेररिज्म में तालिबान के साथ एक बैक चैनल टॉक बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों किया गया? इसीलिए क्रिटिसाइज़ किया गया कि मतलब आप किससे बैक चैनल टॉक्स बना रहे हो? आप सिराजुद्दीन हक्कानी से बना रहे हो, उसके चाचा खलील हक्कानी से आप बैक चैनल टॉक्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग जिन्होंने हमारे इंडियंस को इंडियन एम्बेसी अटैक में काबुल के अंदर मार दिया था, आप उनसे बैक चैनल टॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म के बाद फिर इंडिया ने बातचीत करना बैक चैनल से भी छोड़ दिया और फ्रंट चैनल से उन्होंने कोशिश करी कि अब जो भी बातचीत होगी फ्रंट चैनल से ही होगी। लेकिन अभी तक कोई बहुत सिग्निफिकेंट बातचीत नहीं हुई है। हाँ, अभी तक गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इंडिया ने, तो वो चीज़ है और वो चीज़ होनी भी चाहिए। मतलब एक टेररिस्ट गवर्नमेंट को आप रिकॉग्नाइज करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो एक बहुत बड़ा कोई भी हो, चाहे वो आपको कितना भी सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान को हराने में और उसमें करने में, लेकिन एक टेररिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में आपको कितना मतलब आप क्या ही खुद को दिखाओगे दुनिया के सामने? तो वो वाली बात है। तो अब उनके ऊपर अटैक हुआ है, तब जा करके इनके आँख खुली है कि ये हो क्या गया एग्जैक्टली, बिकॉज तालिबान में घुस करके अटैक करना बहुत बड़ी बात है। अब जो कमेंट आए हैं, अगर आप देखोगे तो वो कमेंट क्या आए हैं, इन्होंने कहा है कि ये पावर में आने के बाद सबसे बड़ा ब्लो है जो कि पूरी तालिबान की सरकार के ऊपर है। अब तालिबान की सरकार एक तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम बहुत ही लेजिटिमेट टाइप की गवर्नमेंट चला रहे हैं यहाँ पर, और हमारी गवर्नमेंट जो जब से आई है तब से बिल्कुल अफगानिस्तान में पीस हो चुका है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं रिकॉग्निशन लेने की, एक प्रॉपर गवर्नमेंट का स्टेटस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको दिखाना पड़ेगा कि भाई शांति है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है, सब कुछ सही है। अब लेकिन रिपोर्ट्स जितनी आती हैं यूएन की, वो सब इनके खिलाफ आ जाती हैं, तो बेचारे उससे परेशान रहते हैं। तो वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पर जब ये अटैक होगा, एक तो पहले इनकी ईगो पर ये अटैक है, दूसरा फिर ये जो दुनिया के सामने लेजिटिमेट गवर्नमेंट अपनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक है। भाई मिनिस्ट्री ही तुम्हारी उड़ जा रही है क्या? फिर लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तुम्हारी, कंट्रोल ही नहीं है फिर। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो इसमें हो सकता है, हालांकि अभी किसी ने इसके ऊपर क्लेम नहीं किया कि अटैक किस ग्रुप ने किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान या आईएसआई का हाथ हो सकता है बिल्कुल तरीके से। अब दूसरा एक और ग्रुप है आईसिस। कहा जा रहा है कि आईसिस का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आईसिस भी इनके खिलाफ लड़ रहा है काफ़ी लंबे समय से। दोनों में से किसी का भी इसमें हाथ हो सकता है। एक्चुअल में क्यों पाकिस्तान की सरकार का हाथ हो सकता है इसमें, ये इसलिए कहा जा रहा है, अगर आप इस मैप को देखोगे तो जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, ये आपको पख्तिया प्रोविंस दिख रहा है, नॉर्थ वजीरिस्तान दिख रहा है यहाँ पर, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर भी, बॉर्डर में भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये पूरा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला रीजन है, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है। और इसी रीजन में अगर आपको पता होगा तो पता होगा कि पाकिस्तान में इसी रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है, बहुत सारी बॉम्बिंग्स होती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, कई आर्मी के पाकिस्तान की आर्मी के कई सारे जो जवान हैं वहाँ पे मारे जा चुके हैं। जो चाइनीज़ एम्बेसडर्स हैं जो आए हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। कई बार ऐसी चीज़ हुई है जो यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार को डिस्टर्ब करती है। तो पाकिस्तान की सरकार इसको लेकर के काफ़ी खफा रहती है इस हक्कानी नेटवर्क से। इंटीरियर जो बैक चैनल टॉक्स हैं उसके ज़रिए ये बात आती है कि पाकिस्तान की सरकार बहुत नाराज़ है, खास तौर से हक्कानी नेटवर्क से, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पर टेररिस्ट जो ऐसी घटनाएं करते हैं उनको ये हक्कानी नेटवर्क जो है ये हथियार पहुँचवाता है और यही उनको पावरफुल बना रहा है धीरे धीरे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बने ही हुए हैं हक्कानी नेटवर्क वाले। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार का हाथ हो सकता है। अब एक्चुअल में अगर आप कमेंट भी देखो तो पाकिस्तान की सरकार का तुरंत इसके ऊपर कमेंट आ गया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक दार का इसके ऊपर कमेंट आया कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, हम इसको कंडेम करते हैं। और फिर उसके बाद अच्छी अच्छी बातें जो कैमरे पे करता है पाकिस्तान कि टेररिज्म के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं, किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हो हम उस सारे टेररिज्म के खिलाफ हैं, ऐसा कोई टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जो मतलब टेररिज्म की फैक्ट्री है, मतलब ये वो वाली बात हो गई कि चोर को रखवाली करने को दे दिया गया। तो पाकिस्तान वैसा ही वो चोर रखवाली कर रहा है वो इस टाइम पर। तो मतलब टेररिज्म की जो फैक्ट्री है वही
यही कह रहा है दुनिया भर में कि टेररिज्म जो है उसको हम कंडेम करते हैं। तो वो अभी हाल है पाकिस्तान का। लेकिन ये कमेंट जो आया है इसको एनालिस्ट इस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 100% इसमें हाथ हो सकता है, बिकॉज इतना बड़ा अटैक करवाने की जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान के आईएसआई में ही है, क्योंकि इन्हीं सब कामों में वो जूझे रहते हैं। वो कहीं कुछ अटैक करवा दो, टेररिस्ट को भेज दो, मिलिटेंट खड़ा कर दो, वहाँ पर कोई अपराइजिंग खड़ी कर दो, रिबेल करवा दो, यही सब काम लगा रहता है आईएसआई का, यही सब काम है। मेजरली पैसा इस पे खर्चा होता है। ड्रग कार्टेल्स बनाए हुए हैं, फिर गन्स की स्मगलिंग करना, यही सब काम रहता है उनका। अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खेप जो है गन्स की स्मगलिंग के लिए मिलिटेंट्स को जो कश्मीर में मिलता है वो अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खेप आती है उसकी, और उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। तो यही सब काम वो लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का डेफिनेटली हाथ हो सकता है इस हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी को मरवाने में। और अगर ये नेटवर्क बाहर आ जाता है तो फिर आप एक नया तरीके का जो इशू है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देख सकते हो, बिकॉज ये व्यक्ति वो था जो कि तालिबान की सरकार का बहुत क्लोज था। सिराजुद्दीन हक्कानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड मैन ऑफ द पीएम ऑफ तालिबान या डेप्यूटी पीएम ऑफ तालिबान। और इसीलिए लास्ट टाइम खलील हक्कानी को देखा भी इसके साथ गया था तो तालिबान के डेप्यूटी पीएम के साथ देखा गया था। अब जो व्यक्ति पीएम और डेप्यूटी पीएम से रोज़ मिल रहा है, रोज़ मीटिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो एकदम राइट हैंड मैन इन हक्कानियों को माना जाता है तालिबान का। एकदम बिल्कुल फेवर्ड सन टाइप के हैं, प्रोडिगल सन टाइप के लोग हैं ये तालिबान के। तो तालिबान की सरकार रिएक्ट करेगी इसके ऊपर, 100% रिएक्ट करेगी। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या डेवलपमेंट आती है उसके ऊपर। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, प्रतिष्ठा 9 साल अनअकैडमी को पूरे हुए। उसमें हमने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये करी थी कि यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में हम सिर्फ आपसे 50% लेंगे, बाकी 50% आपके लिए फ्री हो जाएगी फीस। तो मतलब आपको सिर्फ 9 मंथ्स का प्राइस पे करना है। आपको जो कोर्स मिलेगा उसमें 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब टोटल 18 मंथ्स के लिए वो कोर्स मिलेगा। ऐसे ही 12 मंथ्स का अगर आप प्राइस पे करते हो तो कोर्स आपको 24 मंथ्स के लिए मिलेगा। 18 मंथ्स का प्राइस पे करते हो 36 मंथ्स के लिए आपको कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा अपने आप में। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। जो मेंस के टेस्ट होंगे उस सबका इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस इसमें लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट पैकेज में यहाँ पर मिलेगी। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको इस कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।